सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही मर्माहत अपील मैं करना चाहता हूं, विशेष करके केंद्र और राज्य सरकारों से। पूरे देश के अंदर, जिसमें अव्वल दर्जे पर हमारा उत्तर प्रदेश है, जगह जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जगह जगह चौड़ीकरण का प्रयास किया जा रहा है। वह सड़क ही नहीं, गलियों का भी चौड़ीकरण हो रहा है। मैंने तो अपने जीवन में नहीं सुना कि कभी गलियों का चौड़ीकरण की प्रक्रिया चलती रही। अतिक्रमण अगर सड़क पर है, गलियों में है, उसे हटा दिया जाता है और शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था इतनी प्रबल कर दी जाती है कि दोबारा उस जमीन पर, चाहे वो गली हो चाहे सड़क हो, अतिक्रमण ना हो। अगर अतिक्रमण होता है तो ये सच्चाई है कि इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारा शासन और प्रशासन है। पूरी मुस्तैदी के साथ अगर उस पर अमल किया जाए तो कहीं किसी रूप में अतिक्रमण नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। यह सच्चाई है और कटु सत्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था अगर दुरुस्त रहती तो चाहे वह सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की बात हो, चाहे सड़क पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण की बात हो, गलियों में अतिक्रमण करते हुए निर्माण की बात हो, बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है। अतिक्रमण को मैं सही नहीं मानता, नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर अतिक्रमण जिस जमीन पर हुआ है, चाहे वो गली हो चाहे सड़क हो, चाहे वो सरकारी ही जमीन क्यों ना हो, सबसे पहला अगर जिम्मेदार है अतिक्रमण के लिए तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था। अगर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रहती, शासनिक व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त होता, तो ये सच्चाई है कि अतिक्रमण की प्रक्रिया नहीं हो सकती थी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं शासन और प्रशासन में बैठे हुए सत्ता और विपक्ष के नेताओं से। आज विपक्ष का नेता कल के दिन सत्ता में था और आज सत्ता का नेता कल के दिन विपक्ष में होगा। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से, दोनों से सवाल करना चाहता हूं। 20 साल पूर्व, 25 साल पूर्व, 50 साल पूर्व, 75 साल पूर्व या सैकड़ों वर्ष पूर्व, अगर किसी भी सरकारी संस्थान या किसी भी सरकारी जमीन पर या गलियां हो या सड़क हो, अतिक्रमण हुआ और उस पर निर्माण हुआ, तो सवाल ये उठता है कि अतिक्रमण के समय हमारा शासन और प्रशासन कहाँ था? क्या शासन और प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं थी? हमारा संविधान और कानून किन परिस्थितियों में निर्मित हुआ? इसका औचित्य क्या है? इसका मात्र यही औचित्य है कि जहां हम विवेक शून्य हो जाते हैं, जहां हमारी समझ नहीं होती है, वहां पर गलत कोई भी निर्णय लेते हैं या गलत कोई भी कृत्य कार्रवाई करते हैं तो संविधान और कानून के दायरे में उसे रोकने का अधिकार शासन और प्रशासन के पास है। तो शासन और प्रशासन जब निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं, तो फिर इन्हें पनिशमेंट क्यों नहीं? यह बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। अतिक्रमण की सारी जिम्मेदारियां जब से अतिक्रमण है तब से लेकर के आज तक लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए शासन और प्रशासन में स्थापित लोगों के ऊपर, पीठासीन अधिकारी और नेताओं के ऊपर, चाहे वो मंत्री के रूप में रहे हों,
चाहे अधिकारी के रूप में रहे हों, कार्यों के निष्पादन में निश्चित रूप से कमियां रही हैं। इसे अधिकारों का दुरुपयोग भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, इसे कानून का उल्लंघन कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि ये इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती है। अगर अतिक्रमण की कार्रवाई करनी है, वहां से अतिक्रमण हटाना है, सवाल ये उठता है कि सरकार की नीतियां क्या है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करना, पब्लिक के इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करके कार्य करने का औचित्य ही नहीं होता, चाहे शासन हो या प्रशासन हो। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए संविधान का निर्माण हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कानून का निर्माण हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हुई और अधिकारों को आवंटित किया गया। क्या इसका जवाब सरकार के पास है? 50 साल, 60 साल या सैकड़ों वर्ष पुरानी अगर कहीं दुकान निर्मित है, कहीं पर अतिक्रमण है जिसे आप अतिक्रमण के रूप में देख रहे हैं, सैकड़ों वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष तक वह व्यक्ति जीविकोपार्जन का साधन बना करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था, नगर निगम को टैक्स देता था, बिजली का बिल देता था, सीवर और पानी का टैक्स देता था। उस समय चिंतन अतिक्रमण का नहीं था। अगर अतिक्रमण का चिंतन होता तो अतिक्रमण के अंतर्गत निर्माण ही नहीं होता। अगर निर्माण हो गया, संस्थाएं अपने शुल्क ले ली और उस व्यक्ति द्वारा अपने परिवार का जीविकोपार्जन एवं स्वयं का जीविकोपार्जन वहां से किया जाता है। ऐसी स्थिति में बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय होता है उनके दुकानों को उजाड़ देना, उनके आशियाना को उजाड़ देना। यानी यह कहना तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संविधान हमें जीवन यापन का अधिकार देता है, हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन मूलभूत हमारी आवश्यकता अगर बंद हो जाती है तो जीने का अधिकार खत्म हो जाता है, जीवन यापन का अधिकार खत्म हो जाता है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, विशेष करके शासन और प्रशासन में बैठे हुए, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में इस तरीके की कृत्य कार्रवाई की जाती है और जीवन यापन के अधिकार को नकारते हुए, संविधान को धत्ता बताते हुए जीवन यापन और जीवन जीने के अधिकार को छीन लिया जाता है, उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी जाती है। बिलखता हुआ परिवार, बिलखता हुआ बच्चे और बिलखती हुई परिवार की सारी जनरेशन, महिला और पुरुष। सरकार ये नहीं सोचती कि अगर मुआवजा हम दे देते हैं, उनके मकान को तोड़ देते हैं, ये सच्चाई है कि उस मुआवजे को लेकर के वो जाएंगे कहाँ? कहीं ज़मीन ले लेते हैं, कहीं दुकान करते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि वहाँ दुकान उनकी चलेगी? 2 साल, 4 साल, 5 साल दुकान अगर नहीं चली, उस कंडीशन में उनकी पोजीशन क्या होगी? आप व्यक्ति के संरक्षण के लिए हैं, समाज के संरक्षण के लिए हैं, देश को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए हैं, शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर आप गंभीरता से इस विषय पर क्यों नहीं सोचते? बहुत ही चिंतनीय विषय है, बड़ी ही गंभीरता पर से इस पर विचार करने की जरूरत है कि अगर अतिक्रमण हम हटाते हैं, उस कंडीशन में क्या जीविकोपार्जन का साधन उस व्यक्ति के पास रह जाता है? क्या वह अपना जीवन जी सकता है? उसका परिवार जीवन जी सकता है? अगर उस पर कुठाराघात है
तो ये सच्चाई है कि हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, जबकि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके विधि का निर्माण नहीं हो सकता। तो विधि का निर्माण जब नहीं हो सकता है तो संस्थाओं की नियमावली कैसे हो सकती है? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आज ये सवाल उठता है कि चाहे पर्यटक के दृष्टिकोण से हो, चाहे व्यवसायिक दृष्टिकोण से हो, सरकार की नियत और नीति ये दोनों बहुत ही पारदर्शी होनी चाहिए। विनाश के आधार पर विकास की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सच्चाई है कि अगर सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन जाता है, हजारों लोग उससे प्रभावित होते हैं, वो संख्या अगर हमारी बढ़ती जाती है और निरंतर बढ़ती जाती है तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं? क्या यही हमारी शासनिक व्यवस्था का औचित्य है? क्या यही हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का औचित्य है? हम जहाँ भी है पीठासीन अधिकारी के रूप में, हम जहाँ भी हैं मंत्री के रूप में, हमारी जिम्मेदारियां हैं बेटरमेंट के लिए कार्य करना। अगर बेटरमेंट के लिए हम कार्य नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से अपने दायित्व के निर्वहन के प्रति हमारी उदासीनता है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बेहद चिंतन व्यक्त करती है इस विषय को लेकर के, चौड़ीकरण के प्रयास को लेकर के, और उस चौड़ीकरण के प्रयास को लेकर के जिसमें कि सैकड़ों दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी जाती है, उसके घर गिरा दिए जाते हैं और उसके वेदना को नहीं सुना जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ तक उचित है? इस पर सभी को विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का निर्णय व्यक्ति, समाज और देश को प्रभावित करता है। हमारी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है तो इससे सारी स्थिति हमारी डामाडोल हो जाती है। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मैं अपील करना चाहता हूं प्रदेश सरकार से कि ध्यान रखें, कहीं भी विनाश के आधार पर विकास की बातें उचित नहीं होती। आप सभी से आग्रह है कि इस पर बड़ी ही गंभीरता से चिंतन करें और वैकल्पिक व्यवस्था दें जिससे कि क्षति कम से कम लोगों का हो, क्षति न हो। अगर 10 लोगों के परिवार को उजाड़ करके और एक व्यक्ति का हमने भव्य निर्माण कर दिया, उसका आशियाना बना दिया, तो मुझे लगता है यह कहीं से उचित नहीं है। हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि देश की जनता आर्थिक रूप से परेशान न हो, देश की जनता संविधान और कानून के दायरे में प्रताड़ित न हो, क्योंकि हम सत्ता में बैठे हैं, पीठासीन चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे अधिकारी के रूप में प्रशासन में हो, हमारा ये दायित्व बनता है कि बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर विचार करें, अपने को उस स्थान पर रख करके भी सोचें, अगर मैं इन दुकानदारों के स्थान पर रहता, मैं इन मकान मालिकों के स्थान पर होता, आज मेरे साथ ये कृत्य कार्रवाई होती तो वेदना किस तरह की होती? वह वेदना किसी और की नहीं, वेदना आपकी है। आइए हम सब मिल करके इस पर गहरी गंभीर चिंतन करते हैं और अतिक्रमण के अंतर्गत हम बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हम उन्हें टच नहीं करते। जब तक दुकानदार हो या मकान मालिक हो अपना कंसेंट नहीं देता, तब तक हम उसे टच नहीं करते हैं। हम वैकल्पिक व्यवस्था सोचते हैं जिससे कि कहीं किसी की क्षति न हो।
हम सुंदर काशी का निर्माण क्यों नहीं करते, नई काशी का निर्माण क्यों नहीं करते। पुरानी काशी गलियों की शहर के नाम में जानी जाती है, पुराना बनारस गलियों के नाम से जाना जाता है। गलियों का अस्तित्व खत्म करने का मतलब सीधा सीधा है कि बनारस का अस्तित्व को खत्म कर देना, बनारस की संस्कृति को, संस्कार को खत्म कर देना। मैं अपील करना चाहता हूं शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, केंद्र में बैठे वाराणसी के सांसद माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूं, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी से, कि गंभीरता से इस विषय को लें और गंभीरता से इस विषय को लेने के साथ साथ सभी के हितों को संरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि जनहित ही आपका सर्वोपरि वर्ग है। अगर जनहित में कार्य नहीं होता तो ये सच्चाई है कि कहीं न कहीं से अनजस्टिस होता है, संविधान और कानून का दुरुपयोग होता है। संविधान और कानून का निर्माण या किसी भी पद पर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी मानवीय मूल्यों के संरक्षण करने में अगर असफल होता है तो ये सच्चाई है कि योग्यता पर कहीं न कहीं से प्रश्न चिन्ह उठता है, प्रश्न चिन्ह है। तो मैं चाहता हूं कि बड़ी ही गंभीरता से इस पर चिंतन करें और सभी के हितों को संरक्षित करते हुए निर्माण विकास के लिए अगर करना ही है तो किसी के घर को तोड़ कर नहीं, किसी के आशियाने को उजाड़ कर नहीं, किसी के रोजी रोटी को छीन कर नहीं। पहले उसे स्थापित करिए, उसका कंसेंट लीजिए। अगर वो कंसेंट देता है, स्थापित होता है, तो उसे स्थापित करके और सहर्ष अतिक्रमण या चौड़ीकरण की प्रक्रिया को आप जारी रखें। बल प्रयोग करके जबरदस्ती किसी की दुकान को तोड़ देना, मकान को तोड़ देना, ये न्याय संगत नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतंत्र की सर्वोपरि अगर गुणवत्ता को हम देखें तो मानवीय मूल्यों का संरक्षण की एक व्यवस्था है। आइए हम इस व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं शासन के तौर पर, प्रशासन के तौर पर, और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए सभी के हितों को संरक्षित करते हैं। पुनः विचार करते हैं अतिक्रमण के मुद्दे पर और ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर। बहुत दुखद होता है ये वेदना जब सुना जाता है कहीं किसी का मकान टूट गया, किसी की दुकान टूट गई, तो सीधे इसका चोट होता है दिल के ऊपर कि किसी की रोजी रोटी छिन गई। यह सुन करके एक देश के सच्चे सिपाही के नाते, एक देश के समर्पित नागरिक, देशभक्त के नाते बहुत वेदना होती है। इस वेदना का प्रदर्शन चाहे जिस रूप में किया जाए कम होगा। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सभी की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए और बेहतर प्रयास करें शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, जिससे कि मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो, बेहतर सामाजिक संरचना हो और देश का विकास हो। यही अपील है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की शासन और प्रशासन से। धन्यवाद।